अब आप ही बताइए ना कि कोई राह चलते किसी को ये बोल दे कि चलो मेरी बेटी का हत्या करना है, साथ दो, तो क्या आपको लगता है कि कोई साथ देगा? ये चंदा मामा का कहानी सुन के लगता है कि डीजीपी मैडम के साथ साथ जितने भी उनके टीम के लोग हैं, जितने भी सब कांस्टेबल से भी निचले दर्जा का उनको ज्ञान है। क्यों पद में बैठे हुए हैं? छोड़ दीजिए ना। भीम राम उस पूरे क्षेत्र का उसका दबदबा है, वो बीजेपी का नेता है और उस एरिया का अध्यक्ष है। मृतिका का रूह मरते हुए भी उतना नहीं कांपा होगा जितना इस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट से कांप रहा होगा। ये लोग लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, जिंदा लोगों को पहले लाश बना देते हैं, उसके बाद लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। यही लोग हैं जो मैं बोलती थी ना, भूत हनुमान चालीसा पढ़ के जो आते हैं, ये वही लोग भूत हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं और ये लोग बोलते हैं जय श्री राम। इनको देख के हम लोग बोलते हैं राम राम। कहानी छुपाया गया है, सारा कहानी को कुछ और गढ़ा गया है। तो निश्चित रूप से कोई बड़े आदमी को आप सोचिए कि कुसुम्बा का एप्स्टीन फाइल कहीं खुल ना जाए। चंदा मामा की कहानी लगता है सबको रास आ गई है। बंदी भी वापस ले लिया गया, मशाल जुलूस भी वापस हो गया और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहानी के रचयिता भी यही लोग हैं, पात्र भी यही लोग हैं, चरित्र भी वही लोग हैं। मैं डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा, आपको पता है कि मैं माननीय डीजीपी मैडम, माननीय नहीं आदरणीय डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी, जो आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 1/4/2026 को आपके निर्देशानुसार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया था या प्रेस रिलीज जारी कराया गया था, कुसुम्बा और विशुनगढ़ के उस बच्ची के जघन्य अपराध जिसने किया था उसका उद्भेदन के रूप में, उस प्रेस विज्ञप्ति को जब पढ़ते हैं तो झारखंड पुलिस के काबिलियत पे हंसू या रो समझ में नहीं आता है। ये प्रेस विज्ञप्ति है, मैं एक कॉपी आपको भी देती हूँ। मैं कोई एक प्रेस विज्ञप्ति रिपीट कर लीजिए। जब पूरा प्रदेश और पूरे देश में ये सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा को लेके, उसका कारण को लेके या गिरफ्तारी का उद्भेदन को लेके बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे थे, तब 1/4/2026 को ये प्रेस रिलीज जारी किया जाता है मध्य रात्रि में। अब मेरा सवाल जो है वो पूर्ण रूप से ये प्रेस रिलीज पे आधारित है, कुछ भी प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ है उससे बाहर नहीं है। और मेरा सवाल सीधा डीजीपी मैडम से है, जो मैं सीधा आती हूँ सवाल पे। मैं शुरू करती हूँ पैरा 2 से। पैरा 2 में आपके अनुसार जो मृतिका की माँ है वही हत्यारन है और वही सूचक भी है। तो जो इस पे कांड दिखाया गया है, जो कांड ये प्रेस विज्ञप्ति पे, तो क्या ये एफआईआर का आवेदन बदला गया? क्योंकि अगर नहीं बदला गया तो, और सूचक दोनों एक है, सूचक भी वही है, अभियुक्त भी वही है, तो इसमें एफआईआर किससे साबित करवाइएगा? फिर तो रेशमी देवी जो, जिसको हत्यारन बोल दीजिए, या रेशमी देवी जो मृतिका की माँ है, उसको तो लाभ हो जाएगा और ये ट्रायल तो फेल कर जाएगा। दूसरा, आपके अनुसार कांड का लिखित आवेदन में रेशमी देवी ने धनेश्वर पासवान और अज्ञात पे केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था कि वही लोग उनकी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का रेप किया और हत्या किया। अब ये 8-9 दिन में हम लोग को पता नहीं चल पाया कि धनेश्वर पासवान का क्या हुआ। आपने धनेश्वर पासवान के साथ क्या किया? क्योंकि एफआईआर तो किया है, तो क्या वो निर्दोष है? क्या उसको क्लीन चिट दिया? कौन है धनेश्वर पासवान? अभी आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। ये 26 तारीख को एसआईटी का गठन किया गया। 30 तारीख के शाम से पहले एसआईटी का गठन में बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर भी थे, सारे मतलब
ये एसआईटी गठन जो हुआ उसमें बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं इस एसआईटी में, लेकिन 30 तारीख के शाम के पहले किसी को भी घटना के इर्द गिर्द भी नहीं देखा गया। सब सो रहे थे क्या? अब आते हैं पैरा 4 पे। ये जो लिखा गया है पैरा 4 पे, ये कौन सा तकनीकी साक्ष्य और असूचना आप संकलन किए और कब किए? कौन सा तकनीकी साक्ष्य और कौन सा असूचना आप संकलन किए हैं, कब किए हैं, और कब ये भीम राम और ये जो मृतिका की मां है रेशमी देवी और जो भक्ताइन है शांति देवी, कब ये लोग से पूछताछ की? अब इनके द्वारा जो पुलिसिया बयान दिया गया, तो क्या सिर्फ इनके द्वारा पुलिसिया बयान को छोड़ के क्या आपने कोई सबूत इकट्ठा किया? क्योंकि पुलिसिया बयान पे कोर्ट में नहीं चलता, उसके आधार पे आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में पुलिसिया बयान के हिसाब से ट्रायल नहीं चलता, ना ही उस पर सजा होता है। तो क्या सबूत आपने इकट्ठा किया? सिर्फ कहानी से तो नहीं होगा ना। अब ये जो घटना स्थल है जिसमें मीडिया लोग भी बात कर रहे थे, घटना स्थल में जहां आप लोग गए भी थे, आम आदमी बात कर रहा है कि जो क्राइम स्पॉट है उसको आप लोग सिक्योर नहीं किए, जो एविडेंस है उसको सिक्योर नहीं किए, शुरू से अब तक उसको सील नहीं किया गया, उसको सिक्योर नहीं किया गया, उसको खुला छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा? जवाब दीजिए। आपने कहा कि रेशमी देवी का बेटा सुधीर सिंह बरसों से बीमार चल रहा है। क्या आपने बीमारी का कागजात इकट्ठा किया कि वो कौन सी बीमारी से ग्रसित था, कि उसका कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था? क्या आपने कोई साक्ष्य इससे जुटाया इस तरह का? अब अभियुक्त रेशमी देवी के बारे में ये लोग प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि भूमि विवाद था, लेकिन भूमि विवाद का केस नंबर नहीं बताते हैं, उसमें कुछ लिखते नहीं है कि भूमि विवाद को का केस नंबर क्या है या किसके साथ भूमि विवाद है। ये मृतिका की मां को बोली कि अष्टमी के रात 9 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है बलि देने का, तो अष्टमी के रात को 9 बजे के बाद बलि देने का शुभ मुहूर्त है और उसी की तैयारी में सब यही हुआ है। तो आप देखिए कि अष्टमी से पहले ही बलि हो गया। अष्टमी तो 24 तारीख की रात को अष्टमी तो नहीं था, सबको ही जानते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त के पहले ही बलि हो गया, तो आपका ये शुभ मुहूर्त वाला कहानी भी फेल हो गया। फिर तो यहाँ पे ये कहानी का कोई मतलब नहीं बनता है। अब ये तो बड़ा अजीब नहीं लग रहा आप लोग को कि शुभ मुहूर्त तो बड़ा गड़बड़ा गया है, तो बड़ा ही अशुभ मुहूर्त में बलि हो गया भाई। अब आते हैं पैरा 6 पे। देखिए कितना कच्चा कहानी लिखे हैं लोग। अब आते हैं पैरा 6 पे। अब आप ही बताइए ना कि कोई राह चलते किसी को ये बोल दे कि चलो मेरी बेटी का हत्या करना है, साथ दो, तो क्या आपको लगता है कि कोई साथ देगा? हाँ, तो 24 तारीख के शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में अचानक रश्मि देवी उसकी छोटी बेटी का हत्या कराने के लिए भीमराम के पास जाती है और बोलती है कि हमको इसका बलि चढ़ाना है, आप साथ चलिए। और वो राजी भी हो जाता है और साथ में चला जाता है भक्ताइन के घर। कहां से लाते हैं ऐसा वाहियात कहानी? कोई विश्वास करेगा जी? ऐसा होता है? कभी सुने? आजकल खाने का मतलब दावत भी अगर किसी को देंगे ना, तो अनजान के घर कोई जाता भी नहीं है खाना खाने के लिए। और आप सोचिए कि भीमराम भीमराम जैसा कोई करेगा? और भीमराम चला भी गया, और चला गया भक्ताइन के घर, सिर्फ चला नहीं गया, वही गला घोट के मारा, वही गला घोट के मारता भी है। और उसके बाद पैरा 7 में लिखा हुआ है कि फिर पत्थर से भीमराम ने मृतिका का सर फोड़ दिया। ये चंदा मामा का कहानी सुन के लगता है कि डीजीपी मैडम के साथ साथ जितने भी उनके टीम के लोग हैं, जितने भी, सब कांस्टेबल से भी निचले दर्जा का उनको ज्ञान है।
क्यों पद में बैठे हुए हैं, छोड़ दीजिए ना। अच्छा, इनकी कहानी आप पढ़िएगा तो भक्ताइन के घर में ही इनकी कहानी खत्म हो गई। लाश जिस जगह पे मिली, लाश को जहां पे पाया गया, वहां तक इनकी कहानी गई ही नहीं। तो वहां तक तो कहानी पहुंचाना चाहिए था ना। जिस जगह पे उस बच्ची का लाश मिला, उस जगह पे तो वहां तक तो कहानी पहुंचाना चाहिए था। अब आते हैं भीमराव प्रसंग पे। कौन है भीमराव? ये लोग तो छुपाए हैं। क्यों छुपाए होंगे? सोचिए जरा, क्या कर रहे हैं ये सारा पूरा प्रकरण से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कौन है भीमराव। भीमराव उस पूरे क्षेत्र का उसका दबदबा है। वो बीजेपी का नेता है और उस एरिया का अध्यक्ष है। और इसका और रेशमी देवी के बीच का माजरा भी वहां के लोग जानते हैं। और भीमराव कौन है वो भी वहां के लोग जानते हैं। हमने तो परिचय नहीं दिया था, मीडिया वाले खुद बोल रहे हैं उसका परिचय, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग भी उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं जैसा भीमराव कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। तो एक चीज और कि 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक फॉरेंसिक का कोई भी टीम घटनास्थल के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आया। और इसमें भी प्रेस रिलीज में भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया गया। तो मृतिका का जो वजाइनल स्वैब होता है उसको ना, मतलब उसको कलेक्ट किया गया या फिर उसको प्रोटेक्ट किया गया या डीएनए टेस्ट किया गया, तो इस पे तो कुछ भी जिक्र नहीं है। और बोल देते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है। आप तो पॉस्को के इन्वेस्टिगेशन का मतलब एसओपी होता है पॉस्को इन्वेस्टिगेशन का, उसका तो आप धज्जी उड़ा रहे हैं, मोटिव का धज्जी उड़ा रहे हैं, आप साक्ष्य का धज्जी उड़ा रहे हैं। डीएनए टेस्ट किया ही नहीं होगा, यही तो लिखे होते हैं। अब देखिए विशुनगढ़ थाना के जो थाना प्रभारी है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, बोले थे ना कि कुछ नहीं डाला गया। और यहाँ पे प्रेस रिलीज में आप देखिए कि लिखा हुआ है कि जो भक्ताइन है उसके प्राइवेट पार्ट में कॉलिंग स्टिक घुसा दी है जबरदस्ती। तो उन पे विश्वास करें या इस पे विश्वास करें? अब जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं दिखाया गया है, बस एक कच्चा कहानी लिखा गया है। अब बताइए कि ऐसे लड़ेगी प्रोसिक्यूशन इस केस को? आप बताइए कि ये कैसी पुलिसिंग है? ये मैं शुरू से जानती थी और डीजीपी मैडम भी जानती थी कि असली कहानी क्या है। और मतलब आप देखिए कि बीजेपी के लोग भी पूरा जोर जोर से ताम झाम से पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम भी निकले थे विरोध प्रदर्शन करने ताकि उन लोगों के कथनी के अनुसार आप काम ना करें। लेकिन वही हुआ जो मेरा आशंका था, इसलिए मैंने सीबीआई जांच का मांग किया था। और 1 तारीख को बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी गया था मिलने के लिए डीजीपी मैडम से। तो क्या वही ये कहानी देके आए हैं? अब आप बताइए कि कौन रात्रि में, मध्य रात्रि में डीजीपी मैडम, कौन डीजीपी जाते हैं अनुसंधान करने के लिए, वो भी 10 दिन के बाद, और वहां पे होते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि प्रेस विज्ञप्ति में कि छापेमारी दल भी, 13 पुलिस का छापेमारी दल भी बनाया गया था। तो कहाँ छापा मारे? क्योंकि जो रेशमी देवी है वो तो वहीं बैठी हुई थी, तीनों अभियुक्त तो एक ही गांव में थे। रेशमी देवी वहीं बैठी हुई थी, हम भी मिले, वित्त मंत्री भी मिले, बहुत सारे लोग मिल रहे थे, मीडिया बाइट भी ले रहा था डेली। और जो भीम राम है वो भी मीडिया बाइट दे रहा था। वो रामनवमी में तो पुलिस सुरक्षा के बीच में डांस भी कर रहा था। और वो बीजेपी के सभी नेताओं को वहां पे बुलाया और वहां पे उस घटना के बीच में सबको शामिल भी कर रहा था। और शांति देवी का तो पता नहीं। लेकिन
ये लोग तो पूरा घूम ही रहे थे, रोज इनका मीडिया वाइट देख रहे थे। तो ये छापेमारी का जो 13 पुलिस का जो टीम बना था, छापा टीम, ये कहाँ छापा मारा, कब मारा, इतने दिन से क्या कर रहा था? अब प्रेस रिलीज जारी करने के तुरंत बाद, ये आपको भी पता है कि तुरंत अचानक से परिवार को सुरक्षा का अभाव हो जाता है। दरअसल सुरक्षा के आड़ में पुलिस घेराबंदी के बीच में जो बचे कुचे परिजन हैं मृतका के, उसको दूसरे से, ताकि वो नहीं मिल पाए, ताकि मीडिया वहां पे नहीं पहुंच पाए, ताकि राजनीतिक दल के लोग वहां नहीं पहुंच पाए, ताकि आम आदमी वहां पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसको घेराबंदी करके रखा गया था। और ताकि सच का पता ना चल जाए, जो घिनौना सच जो छुपाने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि बीजेपी वालों का जो बोलती है वो बंद ना हो जाए। क्योंकि जब कपड़ा में दाग लगेगा, गंदा होगा, तो कपड़ा तो आदमी बदलेगा ही ना। कौन मुंह से फिर आएगा, कैसे मुंह दिखाएगा? तो ये तो बोलेंगे ही कि हमारा नहीं है, और आप लोग के मीडिया में वो बोल भी रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है, उस पर भी हम आएंगे। फिर हम दिखाई देते हैं कि देखिए, एक फोटो में प्रदीप यादव जी जो है, सॉरी, एक फोटो में जो प्रदीप प्रसाद जी है, हजारीबाग के विधायक, बीजेपी विधायक, उनके साथ है। एक में हजारीबाग के सांसद के बगल में बैठने का हैसियत रखते हैं, और उन बीच में सोचिए कि उसके बगल में एक बड़ा पुलिस पदाधिकारी है, बीच में देखिए, इस तरह का हैसियत है इसका। और एक फोटो में बड़का गांव के बीजेपी विधायक के साथ बगल में बैठे हैं, और एक फोटो में बड़कट्ठा विधायक के बगल में भी फोटो देखिए। लेकिन बाकी राजनीतिक दल के साथ आपको इस तरह का फोटो क्यों नहीं दिखा? सब लोग तो जा रहे थे ना। अब ये बोलते हैं कि हमारा ठीक है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है बोल के आप तो बच नहीं सकते। देखिए, इसमें इसने बीजेपी का पट्टा भी पहना हुआ है, जो फ्रंट में है। अब देखिए कि ये सक्रिय रूप से वहां पे नेतृत्व कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए, मृतिका जो है, वो बच्ची के बारे में जब सब सोच रहे थे, सब का रोंता खड़ा हो रहा था, तब हम लोग ये विश्वास किए थे कि पुलिस अच्छे से अनुसंधान करेगी। मृतिका का रूह मरते हुए भी उतना नहीं कांपा होगा जितना इस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट से कांप रहा होगा। आप ये इन्वेस्टिगेशन जो देख रहे हैं, इससे दोबारा ये मृतिका का हत्या किया गया है, उसका गला घोटने का काम किया गया है। और ऐसे हत्यारों को ये भगवाधारी पुलिस वर्दी, ये भगवा वर्दी वाले पुलिस झारखंड के नागरिक को मंजूर नहीं है। इस पे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर इस विषय पे चुप रहेंगे, तो हम देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय रहेगा। अगर उनकी चुप्पी होगी, तो ये हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा। और संविधान का गरिमा तभी बचेगा जब इस कांड में तीनों स्तंभ का, संविधान का गरिमा तभी बचेगा जब ये तीनों मिलके इस कांड में सटीक अनुसंधान होगा, और जो अपराधी है उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन है, ये तो आप साफ आपके बीच में हम रख ही दिए हैं। अब बीजेपी कहती थी ना कि हम लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, तो ये सही कहती है। ये लोग लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, जिंदा लोगों को पहले लाश बना देते हैं, उसके बाद लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। तो मैं जानती हूं कि कुसुम्बा की जो सीता है, उसका एकमात्र उम्मीद और एकमात्र सहारा अगर कोई बचा हुआ है, तो आप चौथा स्तंभ मीडिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस अन्याय पे चुप नहीं रहिएगा। और मैं फिर से ये मांग करती हूं कि इस केस का सीबीआई जांच हो, और बताइए ना, ये कैसी राजनीति है, ये कैसा न्याय है, और ये कैसा देश है? मतलब किस तरह से ये लोग कितने सफाई से कच्चा कहानी लिख रहे हैं।
यही लोग हैं जो मैं बोलती थी ना, भूत हनुमान चालीसा पढ़ के जो आते हैं, ये वही लोग भूत हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं। और ये लोग बोलते हैं जय श्री राम, इनको देख के हम लोग बोलते हैं राम राम। और ये लोग इतने पापी लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ बताने का जरूरत है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पूरा सिस्टम ने मिलके इस बच्ची का दोबारा गला घोटने का काम किया है। और मैं फिर से आवाज लगाती हूँ, आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि इस पूरे कांड का सीबीआई का जांच हो, और जो दोषी है, जो दोषी अभियुक्त है, उस पर भी कार्रवाई हो, और जो दोषी पुलिस है उस पर भी कार्रवाई हो। आपके अनुसार देखिए, सारा चीज तो आप लोग के बीच में इतना खोल के रख दिया है। हम तो पुलिस नहीं है ना, लेकिन एक पढ़े लिखे स्टूडेंट के तौर पे बोलिए, या पढ़े लिखे सिटीजन के तौर पे बोलिए, या एक महिला का जो भावना है उसके तौर पे जो जिज्ञासा होता है, उसको जब आप भी ये जब प्रेस विज्ञप्ति पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से ये मेरे अगर किसी भी सवाल का, अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत सवाल उसमें उठाया है तो आप बताइए। अगर पुलिस पदाधिकारी को लगता है कि अंबा प्रसाद ने कोई गलत सवाल किया है तो आप बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अंबा प्रसाद ये सवाल गलत उठा रही है। मैम, एक सवाल है कि आपके जवाब के अनुसार ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इसके अलावा भी कोई चौथा भी है इस रोल में, जिसे सरकार देखिए, इतने दिन से क्या करने का कोशिश किया जा रहा था, आप बताइए। ये लोग तो फॉरेन से पकड़ के नहीं लाए उसको, सारे लोग तो एक ही गांव में थे, छापेमारी नहीं हुआ, हम लोग तो सब अपराधी लोग से ही मिल रहे थे, हम लोग अनजान थे, माँ का आंसू देख रहे थे, उसको पोंछ रहे थे। हमें क्या पता कि कौन हत्यारे है। हम तो अपनी भावना प्रकट कर रहे थे, और उस घटना पे हम मतलब आहत थे। अब आप सोचिए कि किस तरह से ये सारे चीजों को इतने दिन लगा दिया गया, पूरा रामनवमी मनाया गया, 10 दिन के बाद ये सारा चीज को प्रेस रिलीज करके एक कच्चा कहानी के रूप में आप लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। यदि पक्की कहानी आपके पास, हमने तो सारा चीज रख दिया है। हम इससे सवाल कर रहे हैं ना, हम तो सवाल करने के लिए आए हैं, उनके ही प्रेस रिलीज पे सवाल करने आए हैं, और ये सवाल बनता भी है। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा है? देखिए, इतने दिन से तो आप लोग भी मीडिया है, संविधान के चौथे स्तंभ है, आप लोग ग्राउंड जीरो से सारे चीज को पता कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत सारी चीजों में आश्चर्यचकित, और बहुत सारी मतलब बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से इसमें अगर बीजेपी नेता को छुपाया गया है, कहानी छुपाया गया है, सारा कहानी को कुछ और गढ़ा गया है, तो निश्चित रूप से कोई बड़े आदमी को, आप सोचिए कि कुसुम्बा का एप्स्टीन फाइल कहीं खुल ना जाए, क्या इसके लिए भी ये लोग ये घिनौना काम नहीं कर रहे होंगे? मैम, भीम राम के बारे तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष साफ कर रहे हैं कि वो हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। क्या फोटो बीजेपी अध्यक्ष का कहना है आदित्य शाह कि फोटो तो कोई भी किसी के साथ कहीं भी जाके खिंचा सकता है। देखिए, इनका कॉन्फिडेंस भीमराम का ही जैसा है, जैसे भीमराम भी बोल रहा था ना फांसी का सजा मिलना चाहिए, और वो खुद गुनहगार था। अब देखिए कि ये भीमराम बीजेपी का पट्टा पहने हुए हैं, अभी बोलिए कि कोई भी पहन सकता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो ठीक है, मानिए जिसको मानना है, ठीक है, धन्यवाद। आइए जल्दी जल्दी जल्दी।